सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं अदील अफजर और नीलमा नाज। अच्छा, आपने नोट किया कि हमारे यहाँ हर बंदा ही राइटर है ना? छोटी छोटी बात पे कोई भी कह देगा है मेरे को लिखवा लो, एनजी नहीं होना। नीलमा डॉक्टर बन गई है या हाले कुछ किस्ता बाकी? हाली 2 महीने बाकी हैं। हाल वो केड़ा काम ऐसा करा जिहदे विच मैनूं फायदा होवे? चुप रहें। आ जिहड़ी ग्लूकोस की बोतल बचदी नहीं, हाँ इहो जी नरसों च सोडा पा के भी पी लेंदी। प्रीतो मेरे नाल ब्याह करना। सॉरी, मेरी मंगनी हो गई है। ओए पाकिस्तानी पुष्पा। ए फ्लावर समझा क्या? अर्ज़े गम उसके रूबरू भी हो जाए, शायरी तो होती है, गुफ्तगू भी हो जाए। वाह, एक तरफ ज़माना है, एक तरफ तन्हा दिल, वाए अगर ज़माने के साथ तू भी हो जाए। हाँ वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, हमारे जो आज के मेहमान हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग उनकी पर्सनालिटीज़ हैं। जब हम पहले गेस्ट का जिक्र करते हैं तो मैं ये बताती चलूँ, उनकी पर्सनालिटी के बहुत सारे पहलू हैं। एक्टिंग करते हुए तो आप उन्हें देखते रहते हैं, लेकिन अक्सर पॉडकास्ट में सियासत और समाज पर गुफ्तगू करते हुए नज़र आते हैं। बहुत ज़बरदस्त राइटर भी हैं। उनका साथ देंगी एक बहुत ही चंचल व्लॉगर जो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, बल्कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और छाई भी हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं अदील अफजर और नीलमा नाज। अस्सलाम वालेकुम अदील, कैसे हैं आप? आप कैसी हैं नीलमा? तशरीफ रखें, वेलकम टू सुनो तो सही। शुक्रिया। अदील, आपको लिखने का शौक है, लेकिन हमने हमेशा ज़्यादातर आपको बोलते ही देखा है। अब चूंकि ये मीडियम ऐसा है, आजकल का दौर ऐसा है, सोशल मीडिया पे बात करना लिखने से थोड़ा सा ज़्यादा सहल है जी। और जल्दी भी हो जाता है। तो बातों का वैसे मुझे शौक भी है और मैं बहुत अरसे से वाबस्ता भी हूँ। स्टार्ट भी मैंने रेडियो से किया था, तो लिखने से पहले मैंने बेसिकली बोलना शुरू किया था। ऑल राइट। अच्छा, आपने नोट किया कि हमारे यहाँ हर बंदा ही राइटर है ना? छोटी छोटी बात पे कोई भी कह देगा है मेरे को लिखवा लो, एनजी नहीं होना। मतलब ये क्या साइंस है? हमें ऐसा लगता ज़रूर है, क्योंकि हम अपने आसपास जब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और माशाल्लाह जितनी हमारी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, तो हमें ये लगता है कि हमें अगर किसी कहानी का पता चल गया है तो वो हमें लिखनी भी आती है, लेकिन लिखना बिल्कुल एक अलग क्राफ्ट है और उसमें हम लैक करते हैं, है ना? हाँ। बिल्कुल। नीलमा, आप सिराइकी हो? मैं सराइकी हूँ। एडी सोने छेर उतू सिराइकी उभरे। वाह 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 वाह। जी बिल्कुल। नीलमा डॉक्टर बन गई है या हाले कुछ किस्ता बाकी? हाली 2 महीने बाकी हैं। हाल वो फाइनली बहुत औखे मैं आदिया होगा माँ प्यो निके ला सानू आधे अन्ना कि डॉक्टर बनाए तो बंदे लगता है वो केरा कोई केटू सर करोड़ दे बराबर है। शुक्र है वा तो दौर लंघ गया, माँ प्यो नू समझ आ गई भाई इन्हां को नहीं बनना डॉक्टर, इन्होंने डेरे कम ते इन्हां लगने उन्हें लग वे सुन से सानू अपनी जिंदगी दे विच अपनी मर्जी करोड़ दी ने। मिले तो तोरे माँ प्यो डाढ़े हन कि को डॉक्टर बन। बाबा बाबा बहुत ज्यादा, हाँ जी, बाबा दे हन के डॉक्टर बड़े हैं। मेरे सारे जेरे भेड़ भिरान सारे डॉक्टर हैं। मेरा जेरा बड़ा भाई है वो भी डॉक्टर है। हाँ, उर्दू में भी बात करें, साउथ पंजाब में थोड़ी चलने हैं। अच्छा, तो आपके सारे बहन भाई माशाल्लाह मेरे डॉक्टर? बड़े भाई एमबीबीएस डॉक्टर हैं और मैं डीपीटी डॉक्टर हूँ, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। ओह, फिजियोथेरेपिस्ट। अच्छा, फिजियो मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि ज़्यादातर जो ख़वातीन होती हैं ना वो साइकोलॉजिस्ट बन रही होती हैं, साइकेट्रिस्ट बन रही होती हैं। क्या इसकी वजह क्या, आप क्या समझती हैं कि साइकेट्रिस्ट क्यों बन रही? ज़्यादा क्यों होती है? आजकल जो आजकल की जनरेशन है, जैसे ये जेन ज़ी आजकल चल रहा है, तो ये इनमें ना डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग जाते हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से उनके ब्रेन के इश्यूज ज़्यादा होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिलीरियम, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इस टाइम के ऊपर फिर उनको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल, और इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए। और आप सराइकी में व्लॉग्स बनाती थी, फिर बीच में आपने कम कर दिया। मैं समझती हूँ, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं यूट्यूब चैनल बना लो। यूट्यूब, अगर मैंने कभी भी यूट्यूब चैनल बनाया ना तो मैं अपनी मादरी ज़बान में बनाऊंगी, मैं सराइकी में लोगों से बात करना चाहूँगी। तो आप
ज़्यादा व्लॉग्स बनाओ ना सराइकी में। मैंने व्लॉग स्टार्ट किए थे 2023 में और मेरा यूट्यूब अच्छा खासा चल रहा था और मुझे काफ़ी लोग बोलते भी थे कि सराइकी में बोला करो, सराइकी में बोला करो। मुझे तो लोगों को समझ आ जाए जो मैं बोल रही आती है। इट इज सिमिलर टू पंजाबी आई बिलीव। जी। अब देखो मैंने पढ़ा अंग्रेजी लिटरेचर है, अंग्रेजी तो अब आई नहीं पढ़ने के बाद भी लेकिन ये है कि उर्दू भी बस ठीक ही है, कोई खास नहीं। और ये सराइकी में अब आई एम फ्लुएंट एंड आई फील रियली प्राउड एंड हैप्पी कि अच्छी सराइकी बोलना आगे फिर आपकी जनरेशन सीखती हैं, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। अदील साहब, राइटर को अक्सर हमने सुना है कि जी आमद रात को होती है, क्या बैटरी फुल होती है रात को? कुछ राइटर्स की बैटरी रात को फुल होती है लेकिन मैं वैसे जो है वो दिन में लिखने का आदी हूँ जी। और अच्छा, दिन में लिखते हैं। हाँ, और मुझे ये है कि आमद से ज़्यादा ना अब चूंकि दुनिया में हर चीज़ इतनी ज़्यादा डिफाइन हो चुकी है कि उसको क्राफ्ट वाइज समझना पड़ता है, तो अब चीज़ें टेक्निकल ज़्यादा है। टेक्निकल ज़्यादा अब आप सिर्फ कलम लेके तो सोच नहीं सकते, आपने एपिसोड कंप्लीट करके देनी होती है, उसका एक सर्टेन टाइम है और अब सेंसिबिलिटीज़ भी चेंज हो चुकी हैं। अब आपको लिखते हुए बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि मैं किस किस्म की कहानी लिख रहा हूँ, किस किस्म का जुमला है। इस पे सोशल मीडिया पे भी बहस हो सकती है, मेन स्ट्रीम में भी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या सोसाइटी में जो बात मेरे ड्रामे के थ्रू, मेरी कहानी के थ्रू जा रही है, वो जानी भी चाहिए कि नहीं। सो इसलिए अब आई थिंक राइटिंग जो है ना वो एक बहुत वसी वो हो गया, उसको सिर्फ आमद तक नहीं हम रख सकते। हमारे राइटर्स को ज़रूरत है बहुत शदीद किस्म के मुताले की, कि वो और कहानियाँ पढ़ें, राइटर्स को पढ़ें। और फिर राइटिंग के अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अभी इन्होंने साइकोलॉजी की बात की थी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, इन चीज़ों का उसको इल्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ये सब कुछ होगा तो उसकी कहानी में डेप्थ भी होगी, वरना बहुत एक सतही सी कहानी और आमियाना से जुमले होंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आपने बतौर सहाफ़ी अपने करियर का आगाज़ किया, फिर ये एक्टिंग ने कब तंग करना शुरू किया? मैंने असल में कैरियर शुरू किया था रेडियो से और उसके बाद मैं गया था जर्नलिज्म में। और जब जर्नलिज्म में था तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे चूंकि लिखने का शौक था, तो मुझे था कि मैं इसकी मज़ीद एजुकेशन ले लेता हूँ। और फिर मैंने फ़िल्म पढ़ी, फिर मैंने जब 4 साल की फ़िल्म की डिग्री की तो उसमें छोटी मोटी एक्टिंग बस वैसे ही अपने किसी प्रोजेक्ट में या दोस्तों के प्रोजेक्ट में कर लेते थे। लेकिन जो टीवी पे एक्टिंग का वो बना है, वो सिर्फ लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हुई थी, उन्हें मैं अच्छा लगता था, तो इसी तरह से मुझे काम मिला है। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई बाकायदा ऑडिशंस दी हो या तैयारी की हो कि मैंने एक्टिंग करनी है। अच्छा, जिस तरह से इंसानों को हम देखते हैं ना, कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कभी शुगर लो हो जाती है, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपकी तख्लीकी सलाहियतों में भी कोई उतार चढ़ाव आता है इस तरह से? बिल्कुल आता है। अब वो जाहिर है कि आप डिपेंडेंट है ना एक सोसाइटी के ऊपर, तो जैसे मुल्क के हालात होंगे, जैसे और एक और चीज़ भी जो मेरे ख्याल से लिखारी के लिए इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन जैसे एक साइंटिस्ट लैब में मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है ना और उससे कुछ नताइज अखज़ करता है, एक आर्टिस्ट के लिए जो तख्ता मश्क है ना वो उसकी अपनी ज़ात है। अगर वो खुद जज्बात से गुजर रहा है, खुद रिश्तों में बंधा हुआ है, तो ही वो कोई चीज़ तख्लीक कर सकता है। अगर वो लोगों को देख नहीं रहा, अपने माशरे को नहीं देख रहा, गौर नहीं कर रहा, उस पर सोच नहीं रहा, तो वो कुछ तख्लीक भी नहीं कर सकता। वो फिर सिर्फ छाप सकता है, कभी किसी को देख के उसकी बात को छाप लिया, कभी किसी से इंस्पायर होके उसको छाप लिया। तो जब तख्लीकी उतार चढ़ाव है, ये आई थिंक बड़ा मुसलसल है और रहना भी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक्टिंग आपने कहा कि आप अपने प्रोजेक्ट्स में कर लेते थे, यूनिवर्सिटी में कर लेते थे, आप बहुत ज़्यादा काम नहीं करेंगे, होता ना बहुत ज़्यादा कि आप हमें हर प्रोजेक्ट में नहीं नजर आते। सो जब कोई प्रोजेक्ट साइन करते हैं तो क्या चीज़ें देखते हैं? पैसे देखते हैं, स्क्रिप्ट देखते हैं, अपना कैरेक्टर देखते हैं, या आप सोचते हैं नहीं अब अभी मूड है, इस सीजन में मैं करूँगा, अगले सीजन में नहीं करूँगा? आपने ऑनेस्ट जवाब देने हैं। नहीं, मुझे बहुत कम ऑफर्स होती हैं और मैंने जो पिछले 3 प्रोजेक्ट्स किए हैं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो मैंने सिर्फ लोकेशन देख के किए हैं कि अच्छा ये बावलपुर में शूट हो रहा है तो चलो बावलपुर की सैर हो जाए, ये शिंक्यारी में शूट हो रहा है तो चलो शिंक्यारी चले चलते। सो ये मेरी that's the only incentive? हाँ, सैर is the only incentive? वो मुझे अच्छा लगता है कि मैं घूमूंगा फिरूंगा और नए लोगों से मिलूंगा। तो अदरवाइज जितने ड्रामे हमारे पास क्रिएट हो रहे हैं उसमें जिस किस्म के रोल्स होते हैं वो भी लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। मतलब अगर मैंने सिर्फ सोफे पे बैठ के बातें ही करनी है जी। या किसी को चपेड़ करानी है तो वो
बिल्कुल मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं अच्छा, है। पैसे कितने इंपॉर्टेंट हैं? जब कोई प्रोजेक्ट आप साइन करते हैं उसमें पैसे बाद में बिल्कुल एंड पे पूछते हैं कि कितने पैसे हैं? ये नहीं कहूँगा कि पैसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर आइडिया अच्छा हो तो पैसे पे कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ। हाँ, और पैसे ज्यादा हो और आइडिया बहुत ही मेरे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हो तो मैं तब भी नहीं करता। अच्छा, वैसे पुराने दौर से हम देखते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान में राइटर इतना खुशहाल नहीं रहा कभी भी, कम अभी बहुत है। अभी है। हाँ, यही मैं पूछना चाही थी। अब दौर बदल गया तो अभी क्या अच्छे पैसे? अभी अच्छे पैसे मिलते हैं, पैसे मिलते लेट है। मिलते लेट है? लेकिन उसमें भी कुछ लोग डांडे हैं वो आप डाडो में हैं या नहीं? नहीं, मैं डाडो में आप हीणे हैं, आप कहते हैं हम तो तरलों में है। अच्छा, किसी ने अभी पैसे आपके देने भी हैं वैसे? ये बड़ी लंबी कहानी। मार्केट में मतलब जो भी एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं ना, उनके अगर आप 10-12 साल के कैरियर में पूछेंगे तो बहुत जगहों पे पैसों का लॉस हुआ फंसे हुए हैं। नीलमा, आपका ये सफर कैसे शुरू हुआ? इंस्टाग्राम से हुआ, यूट्यूब से हुआ, टिकटॉक से हुआ, कैसे? और मोटिवेशन क्या थी कि आप देखिए ना, साउथ पंजाब से जो लोग हैं वो थोड़े से कंजर्वेटिव भी होते हैं, ठीक है ना? आप ये मेरी बात से आप रिलेट भी करोगे क्योंकि मैं खुद भी एक कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से हूँ। ऑल्दो माय पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव, मेरे अब्बा बहुत अच्छे, मेरी अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन ओवरऑल बैकग्राउंड थोड़ा है इस तरह का कि वहाँ पे लोग कंजर्वेटिव। आपने कैसे कन्विंस किया? सोशल मीडिया पे तो प्रोफाइल ही नहीं बनाने देते थे, वो तस्वीर कहते थे डिस्प्ले पिक्चर में ऐसे वाली लगाओ जिसमें शक्ल ना नजर आ रही हो, या हाथों की लगाओ या दिल की लगाओ। यही से शुरू करूंगी। मैंने 2023 में स्टार्ट किया था, मेरी फ्रेंड्स बनाती थी, यूनिवर्सिटी गोइंग हूँ ना मैं, तो उन्होंने स्टार्ट किया, तो वो मुझे कहते थे आओ वीडियो में आओ। वो उन्होंने शुरू किया था अपना चैनल, तो मैंने कहा मुझे अलाउ नहीं है, मुझे पीछे से डांट पड़ जाएगी अच्छी खासी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मास्क लगा के आ जाओ। फिर मैं मास्क लगा के उनकी वीडियोस में जाती थी। फिर मैंने अभी घर पे नहीं बताया था किसी को कि मैं उनकी वीडियोस में आ रही हूँ। फिर कुछ अर्सा गुजरा, फिर मुझे था कि मैं अपना बना के देखती हूँ। अभी मैंने किसी को घर पे बताया नहीं था, लेकिन मास्क था। अपना चैनल शुरू किया बट मैंने मास्क लगा के रखा। उसके बाद कुछ अर्से बाद फिर मैंने अपने बड़े भाई से बात की। मेरे भाई दोनों माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव हैं। अच्छा, और वो मतलब वो तो शुरू से माइग्रेटेड है ना हम लोग, तो उनकी सोच ऐसी नहीं है, कंजर्वेटिव नहीं है वो। तो उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा बाबा से पूछो। फिर मैंने बाबा से डायरेक्टली आराम से बात की। फिर बाबा ने मुझे बोला कि ओके, बी इन योर लिमिट्स, करना है शुरू करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके करना, लेकिन गांव में अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो ये एक चीज़ थी। अच्छा, जब हम यूट्यूब का जिक्र करते हैं ना, यूट्यूब पे आजकल डॉक्टर्स ही छाए हुए हैं। जैसे हम बॉलीवुड की बात करें ना, तो कपूर्स और हम 2-3 फैमिलीज ही हैं, खान्स हैं, कपूर्स हैं, वो छाए हुए हैं। हम जब यूट्यूब का जिक्र करते हैं, डॉक्टर्स ही छाए हुए हैं। डॉक्टर उमर आदिल, ये सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं, डॉक्टर उमर आदिल, डॉक्टर इकरा कमल, डॉक्टर अफान, डॉक्टर नीलमा। मैं सोच रही हूँ कोई मैं भी होम्योपैथी का कोई छोटा मोटा कोर्स करके तो बैठ जाऊँ, मतलब कोई लोग 4 लोग मेरे भी, कोई मुझे भी सब्सक्राइब कर लेंगे। है मेरा वैसे ये था नहीं मोटिव कि मैंने सोशल मीडिया पे ही आना है। वो एक चीज़, मैंने जब रील्स बनाना शुरू की ना इंस्टाग्राम पे, तो मेरी वो वायरल होने लगी। तो मैंने फन में किया था। और वो कंटेंट क्या होता था रील्स का? रिलेटेबल रील्स, जो जैसे सिबलिंग्स की रील्स होती हैं, काफी हम रिलेट कर रहे होते हैं कि अच्छा हमारे घर पे ये होता है। फिर सारे फॉलोअर्स एक दूसरे को टैग कर रहे होते हैं, बहन भाई की, ओ ये देखो ये हमारे घर पे भी ऐसे होता है। तो वो बहुत रिलेट करते हैं, तो ऑडियंस बहुत एंगेज करती है। अच्छा, जब हम बात करते हैं पढ़ाई जी आप कर रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, बहुत मुश्किल है डॉक्टर बनना, फिर साथ साथ सोशल मीडिया की हैंडलिंग भी है, पोस्टिंग भी है, और फिर कंसिस्टेंसी इज द की। आप कंसिस्टेंट रहते हो, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो कितना मुश्किल है दोनों में बैलेंस क्रिएट करना? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरी एक हैबिट है कि मैं हर चीज बैलेंस करके चलती हूँ। अच्छा, ये आप मेरी एक खसूसियत बोल दें, बट मैं बैलेंस कर लेती हूँ। यूनिवर्सिटी होती है, उसके बाद मैं आके पोस्टिंग करती हूँ, एडिटिंग भी मैं खुद ही करती हूँ, तो उसके बाद मैं पोस्टिंग कर लेती हूँ, लेकिन कंसिस्टेंट ही रहती हूँ। तो मुश्किल तो होता है बट कर लेते हैं, अब वैसे भी फाइनल ईयर्स चल रहा है मेरा, तो अब इतना ज्यादा होता नहीं है, पहले ज्यादा टफ था, अब तो आदत हो गई है ना। ठीक है, तो ग्रेड्स पे कोई इफेक्ट हुआ ये सोशल में? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा नीलमा, मुझे ये बताओ कि आप यूट्यूब पे अपने व्लॉग्स वगैरह भी अपलोड करती हो, कितना आप वीक में करते हो? अभी तो मेरा बहुत स्लो हो गया यूट्यूब, क्योंकि पढ़ाई की वजह से यूट्यूब मैनेज करना बहुत मुश्किल। तो आप वर यू अर्निंग आउट ऑफ इट? या जी, अच्छे पैसे? जी, अभी अच्छे पैसे तो नहीं, अच्छे तो नहीं, 1-2 लाख? हाँ, काइंड ऑफ। नीलमा, खुदा का खौफ करो, 1-2 लाख अगर किसी को मिले ना, ये इतने अच्छे पैसे कह रही है 1-2 लाख। मैंने कहा अच्छे नहीं कहती, 1-2 लाख, क्योंकि मेरी जितनी एफर्ट होती है ना, एफर्ट 20 लाख उसके होने चाहिए थे। आप कह सकते हैं। ये तो वैसे पाकिस्तान की रिवायत है, मुझे पता है। अच्छा कंटेंट नहीं देखा जाएगा, ठीक है,
बहुत कम ऐसा होता है जी। वरना कोई इसी तरह का कंटेंट वायरल हो जाता है, अख्तर लावा जैसा। मुझे तो डर है ये अख्तर लावा साहब भी अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा के कोई यूट्यूब चैनल ही ना बना ले, डॉक्टर अख्तर लावा। साइंसों में आज तक वो हिना नियाज़ी महक रही है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, लेबोरेटरी ਦਾ ਜਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੋ? ਕਰ ਲੋ ਗੱਲਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਏ ਸੈਲਫੀ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ। ਅਗਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਫੂਕਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਲੀ। ओ हेलो, मेरी बात सुने, वो जो आप सेल्फी हो रही है तो साइंस को क्रेडिट जाता है ना, आपका यही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आप इंसानों से दूर रहते हैं। करो करो जुगता करो, जिन्नियां ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ जुगता। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਮੋਟਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਓ। अस्सलामुअलैकुम भाई। तो ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਏ ਹੈਲੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਬਣੇ ਤਵੀ ਧਾਗਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੈ। डॉक्टर है वो, डॉक्टर बन रही है तभी से बात करें। मैं भी हॉस्पिटल 4 महीने नौकरी की थी। फिर मैं उन्होंने टीके कर चूस के दसदा सी मिठे लवाई जाओ। और मैं बड़ा खफती जिहा डॉक्टर हाँ। अच्छा। एक बंदे का ऑपरेशन किया, खून नहीं सी रोक रहा, मैं उत्ते सुहा पाती। आपका लाइसेंस नहीं कैंसिल हुआ? 2-3 बार बनया लाइसेंस। नहीं, लाइसेंस ये जो आप डॉक्टर भी थे क्या? हाँ, पहले डॉक्टर था मैं। पहले डॉक्टर था मैं। हाँ, एक बंदा कहना मैंने भुख नहीं लगती, मैं कहा तू अपनी रोटी मैनूं दे जाया कर। तुसीं मैनूं दसना है कि मैं किहड़ा काम ऐसा करां जिहदे विच मैनूं फायदा होवे। चुप रहे। निलवा वाह, चुप रहे, चुप। ਇਹੋ ਜੀ ਨਰਸ ਸੁੱਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਫਰੂਟ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इसमें कौन सा बचना है? वो अगर कुछ कह नहीं रही ना तो आप बस चुप करें। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਲੂਕੋਸ ਦੀ ਬੋਤਲ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ, हाँ, ਇਹੋ ਜੀ ਨਰਸ ਉਹ ਚ ਸੋਡਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੀ। पहली बात वो नर्स नहीं है, वो डॉक्टर है। हाँ, सॉरी डॉक्टर है। जी, डॉक्टर साहिबा बोले। हाँ, डॉक्टर साहबा। कितनी मेहनत करनी पड़ती है खुद को ਤੁਹਾਨੂੰ डॉक्टर ਪਤਾ ਹੈ कहलाने के ਮਰੀਜ਼ लिए। कराची ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। क्यों? ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਇੰਸ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। जी, और मैं जाके सैस अपनी बुढ़ी का नाम तो नहीं रखा होया? ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹਰ ਜੰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। अच्छा, परीजाद में आपका कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग था और जो कैरेक्टर का नाम था दैट वाज नासाज। जी। क्या डायरेक्टर ने आपको देख के वो नाम सोचा? क्या वो कैसे उन्होंने वो आपको कैरेक्टर को ये नाम दिया? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? नहीं, नाम तो वो पहले से था क्योंकि परिजाद नॉवल पे बेस्ड है जी। और लेकिन ये है कि उन्होंने मेरी वीडियोस देखी हुई थी तो उन्होंने कहा था कि इस कैरेक्टर के लिए ये बंदा ये fit ही है। बंदा है। और उसके बाद उसमें जो मेरे अपने जानने वालों ने जब मुझे देखा टीवी स्क्रीन पे तो उन्होंने कहा तुमने कोई खास मेहनत तो की नहीं, जिस तरह तुम आम जिंदगी में बात कर रहे होते उसी तरीके से तुमने कर दिया। तो इट वाज लाइक वेरी क्लोज टू मी। मैं आम जिंदगी में भी इस तरह के काम कर चुका हूँ। लोगों के साथ बैठ के गुफ्तगू करना, मशवरे देना, नसीहतें देना, ये पार्ट ऑफ लाइफ रहा है। सबा कमर के साथ भी आपने काम किया कमली में, राइट? हाउ वाज द एक्सपीरियंस एंड क्या सबा कमर को देख के डायलॉग्स भूल जाते थे या नहीं, सब याद रहता था? सबा कमर के साथ मेरे वैसे गिनती के 1-2 सीन ही थे, लेकिन ये कि शी इज़ ब्रिलियंट। और वो जो आपने बात की ना भूल जाने की, तो इनफैक्ट ऐसा था कि पहले सबा का शॉट बना और उसके बाद जब मेरा शॉट बन रहा था तो ये बड़े आर्टिस्ट की निशानी होती है कि सबा ने कहा कि नहीं मैं वहीं पे खड़ी होके इनको भी क्यू दूंगी। तो वो बिल्कुल ऐसे गई चलती हुई हंसती हुई, और जब वापस आई तो उनकी आंखों में आंसू थे और वो एकदम से वो जो मैंने उनको देखा ना तो मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया कि अच्छा मैंने एक्ट करना था, ये एकदम से कैसे हो सकता है।
सो मैंने इंडस्ट्री में 2-4 लोग देखे हैं जो बहुत जल्दी कैरेक्टर में आते हैं और मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। मतलब सानिया सईद है, सजल है, अहमद अली अकबर है, सबा कमर है, दे आर ब्रिलियंट एक्टर्स। नुमान एजाज साहब के साथ सीन्स किए या सानिया सईद के साथ सीन किए, निम्रा बुच्चा, आप थोड़ी सी आपको फील जरूर होती है कि यार ये बड़े लोग हैं और इनके सामने आप कच्चा काम नहीं कर सकते। जबरदस्त, लेकिन यू डिड अ वंडरफुल जॉब। जी नीलमा, अगर कभी ड्रामा की ऑफर आती है, फिल्म की ऑफर आती है, कर लोगी? कोई डिसेंट सा होगा तो हाँ कर लूँगी, क्यों नहीं। किस तरह के कैरेक्टर को आप डिसेंट समझती हो? जैसे अभी हानिया आमिर का एक ड्रामा आया था फहद मुस्तफ़ा के साथ, वो Okay. काफ़ी डिसेंट कैरेक्टर था, उस तरीके के आए तो ज़रूर। लेकिन उसमें कुछ ऐसे सीन्स भी थे थोड़े इंटीमेट, बहुत सारे लोग उस पर भी क्रिटिसाइज कर रहे जी, थे कि बिल्कुल। फैमिली के साथ आप अपने वालिद साहब के साथ बैठ के नहीं देख सकते। डू यू थिंक इस तरह के सीन्स करने में यू विल बी कंफर्टेबल? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, नहीं। बट मुझे उस तरह का कैरेक्टर आप करना character चाहते करना हो? चाहूंगी, बट ऐसे सीन्स नहीं नहीं? अलाउ ही नहीं किया जाएगा मुझे, Allow घर नहीं। से ही पहले ही मना कर देंगे। बिल्कुल, ओके। अच्छा, कंटेंट पे कितना टाइम लगता है बनाने में, सोचने में? बिकॉज ये सारा क्रिएटिविटी जी बिल्कुल। आप डिपेंड करता है कि कितने क्रिएटिव हैं आप। जी। लोगों को लग रहा होता है अच्छा ये तो उसने बैठे बैठे वीडियो बना दी, देखो ना मिलियन में व्यूज चले गए, पर उसके पीछे की जो मेहनत है वो लोग नहीं देख नहीं रहे। देखते। तो ये कितना मुश्किल है, क्या बैठे बैठे आइडिया आता है या प्रॉपर सोचना पड़ता सोचना है? पड़ता है। अभी जो स्टोरी टेलिंग कर रही हूँ वो तो चलो मेरे लिए अभी इजी हो गया है, क्योंकि फॉलोअर्स मुझे बताते हैं, मैं उनके सोर्स से कॉन्फिडेंशियल रख के उनकी इन्फॉर्मेशन वो मैं सुना देती हूँ। बट जो मैं खुद से रील्स बनाती हूँ सिबलिंग रिलेटेबल, वो मेरे घर में हो चुकी होती है, हो चुकी तो होती उनकी है। वहाँ से आइडिया लेती हूँ मैं और उसको फनी करके फिर मैं बताते बता हैं। देती अदील, मोहब्बत कितनी बार हुई जिंदगी में? बार बार पहली बार किसी ने सच बोला है, इस पर तालियां हो जाए। वरना यही सुनते हैं मोहब्बत बस एक बार हुई, उसी से शादी हो गई। ये डायलॉग तो ना मेरे अब कान पक गए हैं ये सुन सुन के। आपका क्या एक्सपीरियंस है? नहीं, बार मेरा बार अपना मानना ये है कि हम लोग वो एक सर्टेन एज जो होती है ना, टीन एज, उस इंटेंसिटी को मोहब्बत समझते हैं। वो एक सर्टेन एज होती है, अगर आप उसके बाद इवॉल्व कर गए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अब आपको कोई अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा। मैं 15 साल की उम्र में जैसा था, 25 में जैसा था और अब जैसा, उसमें बहुत फर्क है। तो हर एरा में आपको कोई ना कोई मुतासिर करता है, बट नॉट एवरीवन यू लव यू वांट टू मैरी। सिर्फ मोहब्बत की जा सकती है ना, सिर्फ वन साइडेड मोहब्बत, इस पर आप यकीन रखते हैं? इसमें दिल नहीं टूटता? मैं जिस जमाने से हूँ उसमें थी ही वन साइडेड मोहब्बत, उसमें और कुछ होता ही नहीं था। नहीं, बहुत सारे लोगों की शादियां भी हो जाती थी और वो उनके साथ ये साने हाथ हुए हैं। हम मोहब्बत की कामयाबी शादी को ही क्यों समझते हैं? अल्टीमेटली तो देखें, आप जाहिर है कि अगर किसी शख्स को हासिल करना चाहते हैं तो उसका वाहिद रास्ता तो यही है कि आप उसके साथ शादी कर लें। लेकिन जो अदब और आर्ट है वो तो ये दिखाता है कि जैसे वो मोमिन का शेर है ना कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो जब कोई दूसरा नहीं होता उसका आप ये मतलब भी कह सकते हैं कि जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं और ख्याल में जो आप किसी के साथ ताल्लुक बना सकते हैं, क्योंकि इमेजिनेशन से ज़्यादा पावरफुल तो कोई चीज़ नहीं है। तो जो गुफ्तगू आप किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसके साथ कर सकते हैं वो रूबरू हो ही नहीं सकती। तो इसलिए बहुत सारे जो लोग ये कहते हैं ना कि वो इश्क में नाकामी का भी एक लुत्फ है, वो लुत्फ यही है कि वो शख्स वो जज्बा वो कभी आपसे अलग ही नहीं होता, वो हमेशा आपके पास रहता है। हमें थोड़ा सा ना अगर वो चीज़ की समझ आ जाए कि मोहब्बत है क्या। आपने किसी शख्स को चाहा लेकिन उसने आपको नहीं चाहा, आपने तो चाहा ना, आप अपनी मोहब्बत की कदर करें। आप उसको चाहते हैं। मोहब्बत में नाकामी आपको कितनी बार हुई? तकरीबन हर बार। तकरीबन हर बार? ऐसा क्यों है? ऐसा क्या इजहार कर देते हैं आप जब आपको मोहब्बत होती है, आप बता देते हैं? मैं पहली दफ़ा में तो मैंने बहुत वक्त लिया था। उसकी मैं सोशल मीडिया पे वैसे कहानी भी सुना चुका हूँ, तो उसे तकरीबन 6 साल लग गए थे मुझे बताने में। इतनी देर कर दी? बस हाँ, उस वक्त वही वाली बात है कि आपकी टोटल अंडरस्टैंडिंग फिल्मों और ड्रामों से थी, कोई उस तरीके की गाइड थी नहीं ना कि जो बता सके कि भाई इस फीलिंग को लेके चलना कैसे है। अब वही 6 साल है, उसमें खुद मैं भी बहुत बदल चुका था, वो भी बहुत बदल चुकी थी। तो वो मोहब्बत पुरानी थी, हम दो एक नए इंसान बन चुके थे। सो लेकिन मैं उसे भी नाकामी नहीं कंसीडर करता कि एटलीस्ट इज्जत से वो है ना कि इससे पहले कि बेवफा हो जाए क्यों ना हम जुदा हो जाए, तो वो वाली चीज रही। एक शेर सुना दे वैसे मोहब्बत पे। अर्ज़ गम उसके रूबरू भी हो जाए, वाह, अर्ज़ गम उसके रूबरू भी हो जाए, शायरी तो होती है गुफ्तगू भी हो जाए। वाह। एक तरफ ज़माना है एक तरफ तन्हा दिल, वाए अगर ज़माने के साथ तू भी हो जाए। वाह वाह वाह। एक और भी सुना। उसका अपना ही करिश्मा है, फुसू है, यूं तो कहने को सभी कहते हैं,
यूं है, यूं है। जैसे कोई दरे दिल पे सितादा हो कब से, एक साया के दरूं है ना बरूं है, यूं है। नासिहा तुझको खबर क्या कि मोहब्बत क्या है, नासिहा तुझको खबर क्या कि मोहब्बत क्या है, रोज आ जाता है समझाता है, यूं है। वाह वाह। अरेंज मैरिज, लव मैरिज? पसंद की आप कह सकते हैं जवाब। वन साइडेड पसंद थी या दोनों साइड? नहीं, दोनों तरफा। दोनों तरफ से थी। और क्या फैमिली में, आउट ऑफ फैमिली फैमिली? में हम वैसे ही आउट ऑफ फैमिली नहीं करते, पता नहीं क्यों ये रवाज कहाँ से आए हुए हैं। क्या वजह है? क्या अब्बा स्ट्रिक्ट है? नहीं, बस हमें आदत है। अब क्या आपकी कास्ट क्या है? सॉरी इफ यू डोंट माइंड टेलिंग। बट अच्छा, जट्टों का सुना है, बट्टों का आज पहली बार। बट तो कहीं नहीं, कश्मीरियों को भी यही प्रॉब्लम होती है कि बाहर नहीं करनी, हालांकि अगेन वही न्याजियों को भी यही प्रॉब्लम है, जट्टों को भी यही प्रॉब्लम है, बट्टों का भी आज ये प्रॉब्लम निकल आया है। भाई फिर असी कितने जाना है? नहीं, अब वैसे ये शुक्र है कि इस दौर में ये चीजें आप अपने बच्चों की आउट ऑफ कास्ट शादी कर देंगे? मैं पहले तो कहूंगा कि जिंदगी में इस चीज से दूर रहें। और क्या मतलब, खुद शादी कर ली, बच्चों को कहेंगे इस चीज से? मैंने भी काफी लेट की है कैरियर वगैरह बना के। सो जो कि अभी भी लुढ़क रहा है मेरा कैरियर, तो मैं उनसे भी यही कहूंगा कि पहले जिंदगी में थोड़े स्टेबल हो जाए। हाँ, फिर जिसका जहां दिल करता है। कैसा लड़का चाहिए शादी के लिए निल्मा को? मुझे पहले तो उसकी हाइट मेरे से थोड़ी सी लंबी हो। व्हाट इज योर हाइट बाय द वे? मेरी है 5'5". 5'5" है तो 5'9" का तो कम से कम हो, ताकि हील्स पहन के निल्मा के साथ ठीक लगे। जी, है ना? जी। और इसके अलावा मुझे मेरे फीचर्स वगैरह मुझे मैटर नहीं करते। मैटर करता है कि उसमें भी बर्दाश्त हो क्योंकि मुझ में नहीं है। बर्दाश्त, शॉर्ट टेम्पर्ड हो बहुत ज्यादा। तो मुझे होता है कि मुझे हैंडल कर सके ऐसा अच्छा, हो, okay. और मुझे स्पेस दे। वैसे तो अभी मैंने कुछ ऐसे सोचा नहीं है, अभी मैंने अपना करियर शुरू किया है, तो अभी तो मुझे बहुत टाइम है। बट जब भी हो अच्छा हो और मुझे बस स्पेस दे और मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे, मेरे भाइयों की रिस्पेक्ट करे। अदील एंड निल्मा, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। ठीक है जी, मैं एक्ट्रेस नहीं हूँ, मुझे एक्टिंग नहीं आती, लेकिन आपके कानों पे लगेंगे हेडफोन्स, ताकि आपको मैं यहाँ पे जो लिपसिंग कर रही हूँ, बोल के या एक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको सुनाई ना दे। आपने गेस करना है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दैट कुड बी अ सॉन्ग, कोई फिल्म का डायलॉग हो सकता है, कोई मुहावरा हो सकता है, कोई सियासी जुमला हो सकता है जिसपे बहुत मीम्स बनी और वो वायरल हुआ हो, जैसे ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। अभी 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 पार्टी पार्टी अभी पार्टी हो रही है। हाँ, शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नेक्स्ट, कहानी सुनो। हाँ, कहानी सुनो तो सही। नो कहानी सुनो। कहानी सुनो। यस। जुबानी सुनो। मुझे, मेरी कहानी मेरी जुबानी सुनो। नहीं, कहानी सुनो। जबानी सुनो। मुझे प्यार हुआ था। वाह। अच्छा, कहानी सुनो। प्रीतो हाँ, मेरे नाल ब्याह करना। सॉरी, मेरी मंगनी हो गई है। नेक्स्ट, जुत्ती मेरी जान दिए। लश्कारा मारे। नहीं, जुत्ती मेरी जान दिए। जुत्ती मेरी चली गई। जान दी। जुत्ती मेरी जान दी है। पहाड़िए दे नाल। जुत्ती मेरी जान दी पहाड़ी ते। That's it, तालियां। जी निल्मा आप बस गेस कर लो, ठीक है? ठीक है। बिल्लो। प्रीतो। बिल्लो जी। नहीं जी। नो। बिल्लो। बग्गे। बिल्ले छोटे। हाँ, बिल्ले आंदा की करेगी। बिल्लो बग्गे बिल्ले आंदा की करेंगी। नेक्स्ट, दम। हाँ, गुटकू। हाँ, जबरदस्त। गड्डी। तू मंगा दे। गड्डी तू मंगा दे। तेल मैं पवानिया। जबरदस्त। अदील साहब, आपकी प्रेजेंस को देख के, आपकी एक्टिंग को देख के लगता है कि आप पैरेलल सिनेमा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं।
इंस्पायर भी हूँ, और चूंकि फिल्म मेकिंग में आप फिल्म के जब क्राफ्ट को पढ़ते हैं ना, तो फिर आपकी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें फिर दिल नहीं मानता उसको देखने को कि ये तो बड़ी फेक हैं या बड़ी सतही हैं। और इसमें कोई शक नहीं, मतलब इंटरटेनमेंट भी है, ज़रूरी है, सिनेमा का काम उसी से चलता है, लेकिन पैरेलल सिनेमा इसलिए ज़रूरी है कि वो साथ साथ वो कहानियाँ जो इंटरटेनमेंट का हिस्सा नहीं बन पाती ना, तो वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो कमर्शियल काम ही बड़ा लिमिटेड हो रहा है, पैरेलल सिनेमा का तो उस तरह से वजूद ही नहीं है ना हमारे पास, क्या कहेंगे? ये हमारी बदकिस्मती है, क्योंकि मुझे खुद ज़ाती तौर पे ये लगता है कि जो पाकिस्तानी अवाम है ना, वो अगर आप उसको कोई बहुत अच्छी कमर्शियल फिल्म भी दिखाएंगे ना, तो वो तब भी उसमें रियलिटी और ऑथेंटिसिटी के मुतालिक सवाल करेंगे। जो हमारी असल फाउंडेशन टीवी ड्रामा से सेट हुई हुई है, वो पैरेलल की ही है। हमें अच्छी कहानी चाहिए, हमें अच्छी अदाकारी चाहिए, हमें ओरिजिनल स्टोरीज चाहिए। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान में पैरेलल का जवाब नहीं है, मुझे लगता है पाकिस्तान में कमर्शियल फिल्म को बनाना और चलाना ज्यादा मुश्किल है, पैरेलल फिर भी लोग देख लेते हैं। सुनने में आया है कि अधूरी फिल्म लिखने में आपका कोई सानी नहीं है। हाँ, कह सकते हैं। हाँ, फिल्म लिखते हैं फिर छोड़ देते हैं लिखना? अब फिल्म में लिखता हूँ, लिखना शुरू करता हूँ, वो रास्ते में कहीं बंद हो जाती है। वो क्यों, वो जो राइटर्स ब्लॉक कहते हैं इसको, वो क्यों लग जाता है, क्यों लिखना छोड़ देते हैं? अब आई थिंक देखिए, हर एक की अपनी एक रीजंस होती हैं। मुझे ये लगता है कि मैं जब भी लिखाई कर रहा होता हूँ तो एक सर्टेन टाइम के बाद ना कोई और एक्टिविटी चाहिए होती है। तो या तो मैं पेंट करूँ, या मैं म्यूजिक सुनूं, या मैं खुद फिल्म्स देखूं, या फिर उस माहौल से बिल्कुल निकल के किसी और माहौल में जाऊं। तब जाके आपको दोबारा से, वरना ये होता है कि आप उन्हीं किरदारों के साथ रह के जो आप लिख रहे होते हैं ना, तो वो एक सर्टेन मोनोटोनस आ जाती है। और दूसरी चीज ये है कि एक राइटर कितना भी उसका वसी ख्याल हो जाए, उस समहाउ उसकी लिमिटेशंस है किरदारों के मुतालिक। तो जब तक वो अपने आप को इवॉल्व नहीं कर रहा ना, उसकी कहानी इवॉल्व नहीं कर सकती, उसके किरदार इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए वो चीज़ भी ज़रूरी है कि हम अपनी ग्रोथ पे काम करें ना। तो अपनी ग्रोथ के लिए कभी ट्रैवल करना पड़ेगा, खुद अच्छा सिनेमा देखना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। तो वो ये रीजंस बन जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20वीं सदी से लेके अब तक बड़े शायर हमारे यहाँ ही हुए हैं, क्या ज़रूरत थी ऐसे लोगों को बुला के उनके घुटनों में बैठने की, उनकी दुआएं लेने की, उनके पैर दबाने की, और फिर एंड पे इतना जलील होने की? मेरा ख्याल है कि क्राफ्ट को और पर्सनैलिटी को अगर अलग किया जाए तो क्राफ्ट तो उन हजरत का भी अच्छा है, लेकिन उनके नज़रियात और उनका जो इजहार का तरीका है वो दोनों इंतहाई गलत है। बिन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। सो और ऐसा शख्स जो दोस्ती, अमन या रवादारी के बजाय नफरत को परवान चढ़ाता हो ना, उसको किसी भी ऐसे फोरम पे नहीं होना चाहिए जो एक आर्टिस्टिक या लिटरेरी फेस्टिवल है। जो लोग पाँव में बैठे थे, उनकी बेसिक अकीदत तो क्राफ्ट के साथ थी ना। वो उनके पुराने लिखे हुए गीत तो बहुत अच्छे हैं, वो जो आपने सुने हैं, उसमें से कई चोरी की दोनों पे भी बने हुए हैं, लेकिन वो गीत उनको अच्छे लगे। लेकिन अब शायद अगर वो आए या ना आए, वो बहुत मुमकिन है कि ना आए कभी भी जी। तो अब मुझे नहीं लगता कदमों में बैठने वाला कोई रहा है। अच्छा अदील, अनवर मकसूद साहब का जब हम जिक्र करते हैं, उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है और आप अक्सर उन्हें आड़े हाथों लेते हैं, तो इसका बैकलैश आता है? और बहुत आता है, और उसमें यह है कि लोग अभी भी पाकिस्तान में क्रिटिक को नहीं समझते कि तनकीद क्या होती है। तो तनकीद उनके काम पे है और वो कई बार कर चुके हैं। क्या एतराज़ एग्जैक्टली है? क्या बुनियादी इख्तलाफ जो है वो एक जो उनका बयानिया है नेशनलिज्म का, जिसको वो पैट्रियोटिज्म समझते हैं पार्टीशन को लेके, उसके ऊपर है। और दूसरा ये है कि उनके कई ऐसे ड्रामे हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें यहाँ की जो दीगर अकवाम है जो उर्दू नहीं बोलती, उनके ज़बान को, उनके कल्चर को और ख़ुद उन्हें तज़हीक का निशाना बनाया जाता है या उन्हें तख्ता मश्क बनाया जाता है कॉमेडी के लिए। तो वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती। हमें कहते हैं कि ये थोड़ा सा स्कूल का टैबलो वाला सेटअप है, इससे निकल के बड़े हो जाए। अनवर मकसूद साहब, he's a legend, he's a living legend। आप हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक उनका बहुत अच्छा काम है। और लूज टॉक एक ऐसी चीज़ है जिसको अभी तक हम बैठ के देखते हैं। चलाने ने पैसे किथों आन, रांझा होगा परेशान, नैना वालड़िए नी गल भुली ना। की हाल है हीरे? ठीक है वीरे।
ਸਾਰਾ ਮੂਡ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਹੀ ਵੀਰੇ ਕਹਿ ਕੇ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਸੱਜ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਟਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਤੀਆਂ ਹੀ ਵੀਰਾ ਕਹਿ ਕੇ। नहीं, आज कैसे आना हुआ? आज कहाँ से आए हैं इतने ਬਸ दिनों ਤੈਨੂੰ बाद? ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਹਿਨਾ ਨਿਆਜ਼ੀ, जी ਹੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀਰ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਡਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। जी ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਿਨਾ ਨਿਆਜ਼ੀ। ओहो, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਵਾਂ। अच्छा इसीलिए बच गए हैं। हाँ। ये तो बड़ी बुरी बात है, बच के आ गए हैं। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਹੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਰੈਕਣ ਹੀਰ ਲਵਾਂ हैं? ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ। ਦੱਸੋ, ਹੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਚੂਰੀਆਂ ਖਵਾ ਖਵਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਹੀ ਘੜੇ ਵਰਗਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਲਾਤ ਲੈ ਕੇ आओगे? ठीक है। हैं नीलिमा, किसको मतलब वो कह रही है लेके आऊंगी, आप क्या कर रही हैं? ये ਰਾਂਝਾ जान- ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੀਰ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ रांझा ਲੈਣਾ। बुजुर्ग हो गया ना, थोड़ी सी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੁਸ਼ਪਾ। ਲਓ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਗੁਆਂਢੀ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਮਿਲ ਆ ਜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ? ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ। गल तो सही बड़ी है। खूबसूरत बात। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਣ ਡਏ ਹੋ। नहीं वैसे बुरा ना मनाओ, जे तुसी रांझा होना ते हीर ने कहना है मैनू खेड़ियां नाल ही टोर दे। ਇਹ ਫਲਾਵਰ ਸਮਝਿਆ ਕਿਆ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? आप ना भी अपने घुटनों का इलाज कराएं। मैं उसी की डॉक्टर बन गई। वो कह रही है आपके गोडे गिट्टे रह गए हैं, इलाज करवाएं अपने गोडों का, फिर इस बारे में सोचें। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਲਓ ਫਿਰ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਹੀਰ ਨਾਲ। ਆਖਿਆ ਜੋ ਕੀਆ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत अच्छा लगा, आप दोनों ने कीमती वक्त निकाला। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमें देखने वालों का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।